हेलो प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार एएल के आपका केमिस्ट्री टीचर। जब बच्चों आज के इस वीडियो का पर्पस है कि जैसे जेई मेन अब कंक्लूड हो रहा है, सेकंड सेशन भी अब खत्म होने वाला है। काफ़ी बच्चों का खत्म ही हो चुका हुआ, काफ़ी बच्चों का 13-15 तारीख में फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे में जब जेई मेन फिनिश हो गया और जेई एडवांस के लिए आपको लगभग 1.5-2 महीने मिल रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में अब ये आता है कि भाई हाउ टू प्रोसीड। वैसे काफ़ी कुछ क्लियर होता है, बट कई एक हेजी पॉइंट्स होते हैं, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं। और ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो पॉइंट्स हैं पिछले 3-4 दिनों में जो बच्चों ने मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके कहे हैं कि सर इन इन चीज़ों में कुछ क्लैरिटी दीजिए। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक ए वीडियो ऑन इट एंड कन्वे इन मास टू आवर स्टूडेंट्स, सबको ये बात मालूम पड़े। तो बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक तो सिलेबस चेंज इन जेई एडवांस्ड। आजकल ये एक हॉट पॉइंट बना हुआ है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो 2022 में जो जेई एडवांस्ड का सिलेबस था उससे थोड़ा चेंज किया है जेई एडवांस्ड 2023 में। तो वो क्या चेंजेस है? कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं या सब्सटेंशियल चेंजेस हैं? तो वी शैल टॉक अबाउट इट। दूसरा ये भी है कि जेई एडवांस्ड में इन पिछले 16-17 सालों में जेई एडवांस्ड ने चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर से कंट्रीब्यूशन कम रहा है और एक्सपेक्टेड है कि कम ही रहेगा। हो तो कुछ भी सकता है, बट एक ट्रेंड जो चलता है उसके बेसिस पर बच्चों को एक अगर लिमिटेड टाइम में अगर मैक्सिमम मार्क्स लाने हो तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और लास्ट में हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेई एडवांस्ड फॉर द टॉप रैंक, वेरी गुड रैंक। आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो एबिलिटीज हैं, उसके अनुरूप, उसके हिसाब से आपको क्या रैंक मिल सकती है, वो रैंक कैसे आए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं मैं कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो सिलेबस वाला। आजकल बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर वो 2023 में जेई एडवांस का सिलेबस थोड़ा चेंज आया है 2022 से, तो वो क्या है? देखो वो चेंजेस केमिस्ट्री के बात से, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। अगर हम बात करें फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात करूंगा और एंड में नीरज सर आएंगे, एनएस सर, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में आपको चीजें बताएंगे। तो आई विल टॉक कंसंट्रेटिंग ऑन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। तो बच्चों जैसे यहां पर हम देखते हैं कि सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें ये चैप्टर है। हालांकि चैप्टर का नाम थोड़ा डिफरेंट करके लिखते हैं, मेटलर्जी को वो मेटलर्जी नहीं लिखते, या मान लो इक्विलिब्रियम है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी लिख सकते हैं। तो मेजर चैप्टर तो वही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या रेडॉक्स रिएक्शंस, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। अब वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री भी आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। इक्विलिब्रियम के अंदर दोनों आ चुके हैं, वो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो सब इसके अंदर आ चुके हैं। अच्छा, ऐसी अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो उसमें मेजर चैप्टर्स जो हैं वो हैं केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एस ब्लॉक, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ऑल्सो। तो हाइड्रोजन वाला चैप्टर, हालांकि हाइड्रोजन में कोई बहुत चीजें हैं नहीं, हाइड्रोजन वाली चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं बाकी चैप्टर्स में। बट एनसीईआरटी में हाइड्रोजन नाम का एक अलग चैप्टर दिया हुआ है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, इसलिए उन्होंने भी अलग से मेंशन किया है। तो ये सिलेबस है। अब बात आती है कि सर वो 2022 वर्सेस जेई एडवांस्ड 2022 वर्सेस जेई एडवांस्ड 2023, इसमें सिलेबस का नहीं, कोई मेजर चेंज नहीं, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, एक्सपेरिमेंटल ईयर है, बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। पेपर मोर और लेस वैसा ही आएगा जैसा प्रीवियस ईयर्स में आता रहा है। अच्छा, क्या चेंजेस हैं? जैसे मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूं, जैसे अगर ध्यान दें तो 2022 के सिलेबस में डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक ही मेंशन होता था, एफ ब्लॉक नहीं होता था। अब उन्होंने डी एंड एफ ब्लॉक कर दिया, जबकि जेई मेन के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक होता था पहले। तो अब सिलेबस जेई मेन का और एडवांस्ड का सेम कर दिया उन्होंने। तो एक तरीके से अब जेई एडवांस के लिए क्या चीज इंक्लूड की है? एफ ब्लॉक। अब बात आती है, एफ ब्लॉक मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं,
कंपाउंड्स कम प्रैक्टिस में आते हैं, तो उनके कंपाउंड्स की कोई स्टडी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने। ये नहीं बताया कि एफ ब्लॉक के कौन से कंपाउंड्स और पढ़ने हैं। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स तो पता है, वो KMnO4 है, K2Cr2O7 हैं, इसके अलावा आयरन के सल्फेट हैं, क्लोराइड हैं, ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा कॉपर के क्लोराइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं और सल्फेट्स हैं। हालांकि ये भी मेंशन नहीं किए, पहले मेंशन थे 2022 में। देखो क्या चेंज किए डी एंड एफ ब्लॉक में, 2023 में एफ ब्लॉक को अंदर ले आए और 2023 के सिलेबस में, पहले वो 22 के सिलेबस में ये मेंशन करते थे ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर आयरन, क्लोराइड्स ऑफ कॉपर आयरन, सल्फेट्स ऑफ कॉपर आयरन, मतलब CuSO4 ये पढ़ना होता था, FeSO4 ये पढ़ना होता था। अब वो हटा दिए हैं। हटा दिए का मतलब ये नहीं है कि ये पूछेंगे नहीं, वो ना 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 ना, भुलावे मत रहना, समझे, ये चकमा देने की चीज है ना, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं जैसे एग्जांपल दूं, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कई बार वो सिलेबस में मेंशन करते हैं कि आइसोमेरिज्म एक्सक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फंस गए ना। तो इसलिए आपको सिलेबस घटाना तो है ही नहीं। जैसे इस बार बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर जैसे पी ब्लॉक के अंदर पहले मेंशन हुआ करता था 2022 या उससे पहले कि वो टिन के ऑक्साइड्स क्लोराइड्स, मतलब SnCl2 SnCl4 SnO SnO2 PbO PbO2 लेड के ऑक्साइड्स एंड लेड के क्लोराइड्स पहले मेंशन होते थे। अब वो मेंशन दिख नहीं रहे सर, पढ़ने हैं, क्योंकि PbO2 इज ए वेरी गुड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हो इस बात को। तो PbO2 तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रोल बहुत सारे क्वालिटेटिव टेस्ट में भी होता है और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है। Pb3O4 बनाने में भी काम में आता है, रेड लेड के रूप में यूज करते हैं, रेड लेड पेंट बनाने में, सिंदूर बनाने में काम में लेते हैं उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने इस बार मेंशन नहीं की हैं 2022 के मुकाबले में। तो क्या करना है? तो सर हम तो फंस गए, अब क्या करें फिर? जो 2022 का सिलेबस था वो तो पढ़ना ही है, और जो 2023 में इंक्लूड किए हैं, जो इंक्लूजन है, वो बड़ी लिमिटेड चीजें हैं। नंबर 1, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कैटालिसिस को इंक्लूड किया है। तो सर वो कहां से पढ़ेंगे? वो एनसीईआरटी से ही पढ़ो, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल ऐसा कुछ होते नहीं है। इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में भी अच्छी खासी दी है अबाउट द एंजाइम कैटालिसिस, अबाउट द हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस, कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट पॉइजन। ये कुछ परिभाषाएं हैं दैट यू हैव टू स्टडी फॉर एडवांस्ड आल्सो। तो जो इंक्लूजन्स हैं वो क्या है? एक तो डी एंड एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक आ चुका है, तो वही एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ। जो जेईई मेन में पढ़ के गए थे बस एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन अच्छे पढ़ जाओ। जैसे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, सरफेस केमिस्ट्री आप मोस्टली एनसीईआरटी से पढ़ते हो, चाहे वो जेईई मेन हो या एडवांस्ड हो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, फंसते नहीं आप। उसी लिहाज से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैटालिसिस भी पढ़ना होगा इन सरफेस केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक भी पढ़ना होगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, इवन फॉर जेईई एडवांस्ड। ये दो मेन इंक्लूजन है और कोई ज्यादा इंक्लूजन नहीं है। कहने का मतलब नो सब्सटेंशियल चेंज इन द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। थोड़े से इंक्लूजन है, खासकर दो इंक्लूजन्स, एक है सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस और दूसरा है डी एंड एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक। ये हम जेईई मेन के लिए पढ़ते थे, तो जैसे जेईई मेन के लिए पढ़ा है वैसे ही पढ़ के जाएं। मुझे लगता है, आई एम प्रेटी श्योर कि कोई अनयूजुअल चेंजेस वो नहीं करेंगे। पेपर बिल्कुल वैसा सही आने वाला है जैसे जेईई एडवांस 2022, 21, 20, 19 में जो पूछे गए हैं उसी टाइप से 2023 का पेपर आएगा। तो अपनी तैयारी में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, बट द ओनली थिंग इज जो इंक्लूड किए गए हैं वो इंक्लूड करें, और जो एक्सक्लूड करें हैं मतलब वो मिसिंग है 2023 के सिलेबस में, उसको अपनी पढ़ाई में से एक्सक्लूड ना करें। आई होप आई हैव कन्वेड माई टेक ऑन द चेंज इन सिलेबस इन 2022-2023। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं, पढ़ेंगे। अब इनमें भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कई बार आता है वो केमिकल बॉन्डिंग से, उसे काउंट कर लिया जाता है कई बार पी ब्लॉक में, कई बार क्वेश्चन पी ब्लॉक का दिखाई पड़ता है, कई बार उसे केमिकल। तो ये कुछ चैप्टर अलग अलग थोड़ी हैं। जो कॉन्सेप्ट आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, काफी कुछ रिपीटिशन जो है वो पी ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक मान लो आप पढ़ रहे हो बोरॉन कार्बन फैमिली, आप कार्बन फैमिली पढ़ रहे हो, तो कार्बन फैमिली में शुरू के 3-4 पेजेस अगर एनसीईआरटी के देखोगे तो वो वही तो हैं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स क्या हैं, डेंसिटी के ट्रेंड्स क्या हैं, वो सब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े बैठे होते हो।
उनके जो बॉन्ड्स बनते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्या है, हेलोजेंस क्या है, वाटर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये रिएक्टिविटी के बारे में भी आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ होता है पहले। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं कंपाउंड्स, वो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो आप। तो ये चैप्टर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लियर कट एक डिस्टिंक्शन हो, डिमार्केशन हो कि इसके बियॉन्ड बॉन्डिंग, इसके इधर पी ब्लॉक, ना ना ना, काफी कुछ चीजें कॉमन होती हैं। तो वो जो भी टीचर्स अपने हिसाब से पढ़ाए हैं आपको उनको फॉलो करना है। मेरे से पढ़े हो तो मेरा फॉलो करो, कहीं और से पढ़े हो तो उनका फॉलो करो, बट पढ़ो, क्योंकि ये अब 1.5-2 महीने इज गोइंग टू डिसाइड विच IIT यू आर गोइंग टू गो। IIT बॉम्बे में CS मिलेगा या IIT से वंचित रह जाओगे, ये तो अगले 1.5-2 महीने की जो आपकी मेहनत है, वो जो 12 घंटे की रोज की एक डेडिकेटेड हार्ड वर्क है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड। तो ये तो था सिलेबस के बारे में, वी टॉक्ड अबाउट। नाउ मूविंग फर्दर, बात आती है अब कि सर ये डेटा एनालिसिस क्या है। डेटा झूठी बोलते हैं, फीलिंग अलग चीज होती है, डेटा अलग चीज। और डेटा का एनालिसिस तो एकदम फैक्ट है, वो तो जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी फैक्चुअल होती हैं, ऐसी ये भी एक फैक्ट है कि पिछले 17 सालों में, लास्ट 17 ईयर्स का जेई एडवांस्ड का एनालिसिस है। ये पूरा एनालिसिस जेई एडवांस्ड का है। तो केमिस्ट्री में ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो ऑरेंज कलर सा दिख रहा है, दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री हैड बीन हाईएस्ट। हालांकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज्यादा आता हो, ऑलमोस्ट 1/3 तीनों पार्ट से आता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। 34% क्वेश्चंस, 34% कमिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 30% फ्रॉम ऑर्गेनिक। बट ये उल्टे भी हो सकते हैं, ये तो एक क्यूमुलेटिव कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन द लास्ट 17 ईयर्स। अच्छा, इसी में इससे कुछ आइडिया नहीं लगता कि सर ऑर्गेनिक छोड़ जाऊं क्या। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ऑर्गेनिक छोड़ने का मतलब वो 30-32% एकदम एक झटके में कट हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, पूरे साल भर या 2 साल तैयारी की है, 11वीं 12वीं, और अब IIT का एग्जाम लिखने वाले हैं, जेई एडवांस का लिखने वाले हैं, जेई मेन लिख चुके हैं, उनको तो ये बात क्लियर है कि कौन से क्वेश्चन आएगा, कहां से ज्यादा आएगा, कहां से कम आएगा, वो हर साल चेंज हो सकता है। बट जिन बच्चों के जो बच्चे जेई मेन के फोकस तरीके से तैयारी की है और उनको लगता है कि ठीक ठाक कर लिया यार मैंने अपने जेई मेन में, मेरा आ जाएगा 97, 98 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल। कट ऑफ तो जेई एडवांस के लिए आप जानते हो, जनरल कैटेगरी में भी 88, 89 परसेंटाइल पे आ जाता है, मैक्सिमम 90% मान लो बस। तो 88 परसेंटाइल से ऊपर वाला एलिजिबल है, और 2.5 लाख बच्चों को लेते हैं ये टोटल ऑल टुगेदर, सभी कैटेगरी से मिला करके, विच विल क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई टू राइट द एग्जाम ऑफ जेई एडवांस। उसके बाद उसमें से वो 15,000 बच्चे छांटेंगे सब मिला करके, जिनको IITs में एडमिशंस मिलेंगे। तो बच्चों कोई भी बच्चा जो 92, 93, 94 परसेंटाइल पे है, ऑफ कोर्स दे शुड वर्क हार्ड। और करोगे क्या यार, अगले 1.5-2 महीनों में जेई एडवांस की तैयारी करो। साथ ही साथ और ऑप्शंस भी ओपन रखने चाहिए। और ऑप्शंस का मतलब चाहे वो कॉमेट के हो, कॉमेट के मतलब कर्नाटका के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ एंट्रेंस टेस्ट, लोकेशन का एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज है वहाँ पर। वहाँ पे RV हो गया, नंबर 1 चलता है वहाँ कॉमेट के थ्रू, रामैया हो गया, BMS हो गया, ये कॉलेज इतने अच्छे हैं कि अच्छा प्लेसमेंट होता है वहाँ से। तो ऑफकोर्स वो ऑप्शन भी ओपन रखने चाहिए। बट किसी बच्चे के अगर ऑलरेडी जेई मेन में फर्स्ट सेशन में 99+ परसेंटाइल आया हुआ है, काय लिखोगे यार कॉमेट के, नहीं है जरूरत। जिसको ये इंश्योर्ड है कि NITs बढ़िया हुआ है और IIT बढ़िया फोड़ेंगे, फिर कोई जरूरत नहीं है। बट जो बच्चा 90 परसेंटाइल पे है, 90 से कम पे है, 92, 94, 95, 96 परसेंटाइल पे भी है, NITs उसके स्टेक पर है, और अभी वाला अप्रैल वाला एग्जाम जो अभी निपटा है इन पूरे 10 दिनों में, 8-10 दिनों में, अभी बाकी भी है 15 तारीख वाला, तो इनमें भी उनको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितना आएगा, नहीं आएगा, मन में डाउट है, तो फिर तो फॉर्म फिल करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 5-7 हजार रुपए के फॉर्म फिलअप एक्स्ट्रा कर भी लोगे तो कम से कम एंड में यू विल हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जयपुर के आसपास में वो लक्ष्मी निवास मित्तल वाला LNMIT जो है वो भी अच्छा कॉलेज है, उसका फॉर्म तो फिलअप करना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। धीरूभाई अंबानी है, उसका कॉलेज है, निर्मा यूनिवर्सिटी है गुजरात में, दैट इज अ गुड वन। तो लाइक दैट एक लिस्ट होती है अच्छी खासी, उसके ऊपर अलग से वीडियो पहले पढ़ा हुआ भी है और भी बनवा देंगे।
तो बच्चों को जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो फिलअप करने चाहिए। बाकी WBJE है वेस्ट बंगाल और उसके आसपास वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट इट इज एज गुड एज मेनी IITs। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके और रेलेवेंट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स हों या और प्राइवेट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, उनके ऑप्शंस को क्लोज नहीं करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। ऑफ कोर्स एडवांस के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे फर्दर। जैसे ये देखो, हाँ ध्यान दो, यहाँ पे चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे हम आपको, मतलब नोट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन बाद में भी देख सकते हो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स सबसे शीर्ष पर, कितना मतलब ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 17 सालों में 39 क्वेश्चंस हैं। ऑफ कोर्स 2 पेपर होते हैं, 17 साल का मतलब ये हो गया कि 34 पेपर हुए होंगे। उन 34 पेपर्स के अंदर 39 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट every year 2 questions of the thermodynamics and thermochemistry altogether have been asked. So one of the most important chapter ever. Then electrochemistry is quite high. Electrochemistry तो हम बोलते ही हैं कि एक कम समय में पढ़ने वाला एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज 33 क्वेश्चंस इन लास्ट 17 ईयर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मतलब डबल इम्पैक्ट है, फिजिकल मतलब केमिस्ट्री में भी पूछते हैं और फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स में खूब। वो बोर मॉडल का सवाल कई बार वो फिजिक्स में आ जाता है, जबकि केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन कई बार फिजिक्स में पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री वाले कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, क्वांटम नंबर्स हो गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हो गए, साई आर साई थीटा फाई के कर्व्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन से भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स ए क्वाइट हाई वन इन JEE एडवांस्ड। केमिकल काइनेटिक्स लिक्विड सॉल्यूशन, ये चैप्टर ऐसे हैं किसी बच्चे को खराब नहीं लगते, कंफर्टेबल चैप्टर हैं फिजिकल चैप्टर केमिस्ट्री से, और कम फिजिकल केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री, मेरे मुंह से केमिस्ट्री निकल गया था, कभी कभी हम मजाक में बोल देते हैं स्टाइकियोमेट्री, स्टाइचोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री, खैर छोड़ो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स है, लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, ये कंफर्टेबल चैप्टर्स हैं, बच्चों को जरूर करने चाहिए। अब यहाँ जैसे इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम के 2 मेन पार्ट हैं, केमिकल और ये आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये बड़ा खतरनाक सा लगता है बच्चों को, आयोनिक केसेस थोड़े ज्यादा होते हैं इसलिए बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर कोई बच्चा इस मोमेंट पे ऐसा हो जिसको लगता हो कि यार इसको मैं 2 या 3 बार पूरी मैंने जान लगा दी, फिर भी ये मेरी जान चूस लेता है, मतलब ये खा जाता है, ये फिर भी समझ में नहीं आता, छोड़ दो मेरे भाई, इतनी एनर्जी आप बाकी चीजों में लगाओ तो आपको ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। आसान ही क्वेश्चन आता है, मुश्किल आता ही नहीं। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इनके क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, चाहे JEE मेन हो या JEE एडवांस्ड हो, तो इनको फोकस करना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट तो खैर सब पढ़ते ही हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, बट फिर भी रियल गैसियस क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इजी टू स्कोर, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आजकल कंट्रीब्यूशन काफी कम है, मतलब हार्डली 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द लास्ट 17 इयर्स। उसके कंपैरिजन में सरफेस केमिस्ट्री इनफैक्ट छोटा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन से भी, बट फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो सरफेस केमिस्ट्री इजी मार्क्स देता है बच्चों को। मतलब NCERT से अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए आप जहां भी पढ़ते हो, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो मेरे लेक्चर्स हैं, उनसे पढ़ा होगा आपने, यूट्यूब से पढ़ा है, मान लो मोहित त्यागी वाले हमारे यूट्यूब चैनल से, तो वहां भी मेरे लेक्चर्स हैं सारे के सारे फिजिकल इनऑर्गेनिक के, आपने पढ़ा होगा तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, तो वो क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ना आता है, थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री का यही तो एक चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है, आसानी से क्वेश्चंस मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे के सामने इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम भी बचा हुआ हो और मान लो केमिकल काइनेटिक्स बचा हुआ हो, और वो कहे कि सर कौन सा करूं, तो कर तो दोनों ही लो। नहीं सर मैं दोनों ना कर पाऊंगा, एक करूं, तो ऑब्वियसली जहां पर कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट मिल सके, ज्यादा अच्छे से आपका रिजल्ट आ सके, अच्छे क्वेश्चन हो सके, कॉन्फिडेंस बढ़ सके, वही करना चाहिए। कौन? केमिकल काइनेटिक्स। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो लुक एट द कंट्रीब्यूशन। ये लाइन कितनी लंबी, कहां तक जा रही है। जैसे कोई क्रिकेटर होता है ना, लंबा छक्का मारता है, 115 जना कितने 16 मीटर का छक्का मारा अभी IPL में, वो देख रहा था।
तो वो पी ब्लॉक, इट इज वे बियॉन्ड कंपैरिजन, है ही ना पी ब्लॉक। बट पी ब्लॉक अगेन, इस पूरे एनालिसिस में थोड़ा सा एक डाउट ये रहता है कि क्या केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन को पी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के काफी पार्ट पी ब्लॉक के साथ कॉमन है। तो ये टीचर टू टीचर वेरी भी कर सकता है कि वो क्वेश्चन को केमिकल बॉन्डिंग में रखा जाए या पी ब्लॉक में रखा जाए। ऑफ कोर्स दोनों का सम तो सेम ही रहेगा, पी ब्लॉक का और केमिकल बॉन्डिंग का। बट केमिकल बॉन्डिंग इज नो लेस इंपॉर्टेंट, इज द बैकबोन ऑफ एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बॉन्डिंग ही समझ में आएगी तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे समझ में आएगा। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन। कम एफर्ट्स में बढ़िया नंबर लाने के लिए चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज इजियर देन केमिकल बॉन्डिंग, बट केमिकल बॉन्डिंग के बगैर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट तो चाहिए ना, तो केमिकल बॉन्डिंग भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात आती है क्वालिटेटिव की। ये ऐसा चैप्टर है, कुछ बच्चों को तो बड़ा मजा आता है इसमें। एक्सपेरिमेंटल सा चैप्टर है, अलग अलग कलर आते हैं, पीपीटी बनते हैं, गैसेस बनती हैं, गैसेस की टेस्टिंग करते हैं, कैटायंस एनायंस में, सॉल्ट एनालिसिस में दोनों पढ़ते हैं, सॉल्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम तो खूब अच्छे से पढ़ाते हैं इसको, क्योंकि आजकल कॉम्प्रिहेंशन जो है मोस्टली इसी से आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस से जेईई एडवांस्ड में। तो जेईई एडवांस के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस इज एवर इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इवन मोर देन केमिकल बॉन्डिंग और मेटलर्जी। मेटलर्जी भी एक छोटा चैप्टर है, कम समय में ज्यादा मार्क्स लेने का बढ़िया चैप्टर है मेटलर्जी। पीरियोडिक टेबल का कंट्रीब्यूशन काफी कम है, डी एंड एफ ब्लॉक का कंट्रीब्यूशन, एस ब्लॉक के कंट्रीब्यूशन भी रिलेटिवली कम है। बट मैं फिर बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन इजी टू स्कोर। पी ब्लॉक थोड़ा वाइड है, पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय दिया होगा तो ऑफकोर्स आपको उसके ऊपर पकड़ अच्छी होगी। केमिकल बॉन्डिंग वो तो बैकबोन है, उसके बगैर तो कुछ पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। मेटलर्जी अगेन कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है। लुक एट द क्वेश्चन इन द पी ब्लॉक, 79 क्वेश्चंस इन द लास्ट 17 years. Coordination compound में 42 questions, and like that you have the analysis of the physical and inorganic chemistry. डिफिकल्टी एनालिसिस भी एक थोड़ा सा ऐसा है कि टीचर डिपेंडेंट है, बट मोर और लेस इट गिव्स यू एन आइडिया कि किसी पेपर के अंदर ओवरऑल कैसा आता है। जैसे ये ओवरऑल केमिस्ट्री की बात हो रही है, ये ओवरऑल केमिस्ट्री है। लास्ट 17 सालों में यूं मान लो कि एक पेपर में 2 पेपर होते हैं सुबह शाम की शिफ्ट में। हर एक पेपर में अब तो 18 क्वेश्चन आते हैं, पहले 20-20 भी आते थे, 22-22 भी आए हैं। तो ऑन एन एवरेज 18 दूनी 36 क्वेश्चन, 40 मान लो, 40 इंटू 17 चौका 68, लगभग 650 क्वेश्चन के आसपास ऑल टुगेदर ये होंगे। तो जो भी है 16-17 सालों में उनका ये एनालिसिस है, जिसमें इजी क्वेश्चंस लगभग 28% हैं। ये तो करने ही चाहिए बच्चों को। यू मान लो 28% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको कोई ना कोई रैंक मिल जाएगी 20,000 के अंदर, 15,000 के अंदर। यू मान लो आप 30% मार्क्स पे आपको कई बार कॉलेज मिलने लगते हैं, बट यही 40% हो जाए आपके मार्क्स तो यू गेट डिसेंट IITs विद अ डिसेंट ब्रांच। और जैसे ही 50% क्रॉस करते हो, गुड ऑप्शंस ऑफ द ब्रांच एंड IITs लोकेशंस यू विल गेट। मॉडरेट क्वेश्चंस मेजरली हैं मोर देन 50%। मेजर फोकस इन दोनों पे ही रखना चाहिए। जो बच्चा टॉप 10 में सोच रहा है, टॉप 100 में सोच रहा है, वो तो खैर कुछ छोड़ता ही नहीं है, वो तो सब बढ़िया से पेल के पढ़ता है, वो तो कोई चीज नहीं छोड़ता। उसके लिए तो हर क्वेश्चन एक जैसा कर देगा वो तो। बट जो बच्चे अभी मान लो 95, 96, 97 परसेंटाइल पे हैं, दे वांट टू ट्राई देयर लेवल बेस्ट फॉर जेईई एडवांस, तो उनको फोकस करना चाहिए इजी क्वेश्चंस पे, मॉडरेट पे। अब बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इजी है? क्यों ना पता चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो मालूम पड़ जाता है। क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि ये उतना फैमिलियर सा नहीं है, चलो अगले राउंड में लेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही समझ आ जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन तो हमने कंपटीशन की डीपी में, शीट में या उनके टेस्टों में किए हुए हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अचानक से आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी एंड यू विल स्टार्ट सॉल्विंग देम। तो इस तरीके से ये एक एनालिसिस है, इसको सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना चाहिए। यही एनालिसिस अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, और ओवरऑल एनालिसिस देखें, इंडिविजुअल एनालिसिस की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बट टफ की परसेंटेज ऑल टुगेदर 25% से भी कम है। ऑल टुगेदर लगभग 70-75% पेपर जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। इसी को अटैक मारना है, इसी में से क्वेश्चन ढूंढने हैं। इसे ही बोलते हैं एग्जाम टेम्परामेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग नहीं, ना, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग।
कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये भी एक आर्ट है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये भी एक आर्ट है। और ये आर्ट ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आ जाए। ओवर द ईयर आपने जो टेस्ट लिखे हैं, एग्जाम लिखे हैं, या अब जो 1.5 महीने आप एक स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करोगे, मेहनत करोगे, टेस्ट दोगे, उससे मालूम पड़ेगा, उससे ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी, उसी से क्लियर होगा। तो ये सब बच्चों एनालिसिस था। इसी तरीके से ये इनऑर्गेनिक का एनालिसिस है, इजी अराउंड वही 30-35%, 55%। इवन इनऑर्गेनिक में टफ क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी अगर मान लो अगर सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, नहीं पता है तो वो टफ ही टफ है, और पढ़ा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में तो फिर भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो सकती है, 2 चैप्टर के कॉम्प्लेक्स मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकता है, 3 चैप्टर के मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकता है। बट इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा टफ कुछ होता नहीं, पता है तो ईजी है, नहीं पता है तो वो टफ ही टफ है। फिर भी टफ क्वेश्चंस की संख्या कम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए ओवरऑल 75-70% पेपर इजी टू मॉडरेट होता है। हमारा टारगेट वही होना चाहिए, उसी में बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। अब बात आती है बच्चों को तैयारी की। ऑफ कोर्स आपकी तैयारी चल रही होगी, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रखर में हैं, प्रवीण में हैं, प्रखर इंटीग्रेटेड में हैं, उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नॉट ओनली दैट लेक्चर्स, उनको फास्ट लेन के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, कैट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, कैट्स ऑफलाइन के लेक्चर्स भी उनको दे दिए जाते हैं कि भाई जो रिकॉर्ड हो चुके हैं यहाँ पर जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं जयपुर में, वो भी सब कुछ दिया हुआ होता है। बच्चों को पढ़ें और सिस्टमेटिकली पढ़ें। बट जो स्टूडेंट्स कंपटीशन से एनरोल्ड नहीं हैं, कैट्स के थ्रू नहीं है, कैट्स हमारा एक बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ जेई एडवांस के लिए बहुत ही डेडिकेटेड एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, उसी से थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। और ये एक तरीके से इन कैट्स के सारे सेशंस कर लो और उनकी डीपीपीस को कर लो, जिन्हें हम कैप्स बोलते हैं। बुक के रूप में भी आजकल अमेजन पे अवेलेबल हैं कैप्स, CAPS। कैप्स क्या है? ये डीपीपीज हैं ऑफ कैट्स प्रोग्राम, और ये डीपीपीज अमेजन पे भी अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे कंपटीशन के नाम से तो यू कैन फाइंड देम। तो ये अगर कर लेते हैं आप कैट्स सिस्टमेटिकली, कैट्स के भी 2 पार्ट है, कैट्स एंड कैट्स प्लस। कैट्स प्लस कैट्स खत्म होने के बाद करना चाहिए। तो ये भी जो बच्चे अभी मान लो किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, उनको एक ऐसी विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है कि यार मुझे कोई स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम मिल जाए जेई एडवांस के लिए, जो मुझे सोचना ना पड़े, जिसमें सारे चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कवर अप हो जाए, तो उसके लिए वी हैव द प्रोग्राम कैट्स। तो कैट्स 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप एनरोल कर सकते हो। कैट 6 ऑल्सो विल बी स्टार्टिंग ऑन 18th। अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। If at all you want to enroll, you can enroll in the nominal cost of some 2,478 rupees, और ये भी बच्चों को रिफंड हो जाता है यदि उनका जेई मेन में 98% से के बराबर या उससे ज़्यादा है। अगर ऑलरेडी आपके 98 परसेंटाइल आ चुके हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन एनरोल इन दीज बैचेज। और यदि 98 से कम है और 98 से ऊपर आ जाएंगे आपके सेकंड सेशन में, देन ऑल्सो द अमाउंट विल बी रिफंडेड आफ्टर कटिंग जीएसटी वाला 18% का पार्ट काट करके आपको 2100-2200 जो भी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बात। और जेई एडवांस में भी आपकी अगर एक 20,000 के अंदर रैंक आ जाती है, देन ऑल्सो दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। तो वर्चुअली ये कैट्स प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है और फ्री ही हैं। ये वो कैप्स की बुक्स हैं जेई एडवांस के लिए, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे और उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होंगे। वीडियो सॉल्यूशंस आल्सो विल बी अवेलेबल थ्रू अवर ऐप, और वहां से आप इनको देख सकते हैं। ये बुक्स भी बहुत बच्चों में पॉपुलर हैं और पढ़ाई करने। तो बच्चों ये था मेरी तरफ से फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अगले 1.5-2 महीनों के अंदर, ताकि आपके जेई एडवांस्ड में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो सके, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड प्रिपरेशन। तो ये था फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। अब मैं यही इसको स्टॉप करता हूं एंड नाउ ओवर टू NS सर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू LK सर। वैसे सर ने मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम छोड़ा नहीं है, पर ठीक है। सिलेबस की पहले हम लोग बात करते हैं कि जेई मेन में और जेई एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो कोई खास डिफरेंस नहीं बचा है। खास क्या, कोई डिफरेंस ही नहीं बचा है। जो चैप्टर जेई मेन में आते हैं वो सारे चैप्टर अब जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। पहले हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ ये चैप्टर्स को बोल दिया करते थे कि जेई मेन के लिए ही पढ़ो, बट एडवांस के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जेई एडवांस में अब इन चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे मुझे अब कुछ बताने का कुछ बचा नहीं कि डिफरेंस कुछ है, फिर भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्वेश्चन जेई मेन एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी जेई मेन एंड एडवांस में दोनों में है। एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड,
12th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो भी मेन एंड एडवांस दोनों में पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल जिनमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड के कुछ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, ये भी जेईई मेन में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन के लिए, लेकिन अब एडवांस में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जिसमें नाइट्रो कंपाउंड, अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनके सब की रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन वगैरह के क्वेश्चंस अब जेईई मेन में तो पूछते ही थे, एडवांस में भी पूछे जाते हैं। खैर ये तो चैप्टर नया नहीं है, एडवांस के लिए पुराना चैप्टर है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये जो था ये एडवांस में पहले नहीं पूछा जाता था, बट अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी जेईई एडवांस में पूछा जाएगा, तो ये अच्छी तरह से पढ़ के जाना। जीओसी में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। जीओसी में जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल्स, इसके अलावा टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड वगैरह जो भी है, क्रोमेटोग्राफी, वो सारा हम लोगों ने जीओसी में डाल दिया। ये जेईई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट था। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन की सभी फॉर्मेशन की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो सभी आ गया है। एंड पॉलीमर केमिस्ट्री, ये सभी जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं इन चैप्टर्स को टफनेस लेवल के हिसाब से अगर डिवाइड करूं, जैसा भी सर ने भी किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी एडवांस तक, अभी तक के 17 ईयर के जो आईटी एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कैटेगराइज किया है हम लोगों ने। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल एक ही चैप्टर में उसे नहीं डाला जा सकता। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा कम मिलते हैं कि उसे केवल एक ही चैप्टर में डाल दिया जाए, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शंस भी होती हैं। एक रिएक्शन किसी और चैप्टर से है, दूसरी रिएक्शन अल्कोहल से है, तीसरी रिएक्शन एल्कीन चैप्टर से भी हो सकती है, ठीक है। बट फिर भी जो रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन हो रहा है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को उस चैप्टर, उस कैटेगरीज में डाला है जो कि सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ाते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही हम लोग लगभग फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से। पहले तो इसके पैराग्राफ के पैराग्राफ आते थे, हर साल पैराग्राफ आता था एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन का पैराग्राफ आता था और उनमें से क्वेश्चंस बना के पूछे जाते थे। तो ये फिक्स ही था। अभी पिछले 2 साल से तो क्वेश्चंस ऐसे पैराग्राफ में नहीं आए, लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, जिसकी नेम रिएक्शन आपको आनी ही चाहिए। केवल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, मैकेनिज्म भी आपको इसका पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर है जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, 11th क्लास का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। लेकिन 11th क्लास में जितना हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है उससे कहीं अधिक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। उन रिएक्शंस को भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में ही डाल दिया है, जिसकी अल्कोहल की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन हो, चाहे एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, वो सारी रिएक्शन, रीअरेंजमेंट वगैरह सब रिएक्शन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में है। इसमें बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी चैप्टर में हम लोगों ने डाली है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी सेकंड के नंबर पे ही है। थर्ड नंबर पे है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अब आपको ये तो आइडिया होगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन जेईई एडवांस में कम ही पूछे जाते हैं और आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो यहां पर इतना ज्यादा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल स्टीरियो केमिस्ट्री के कारण है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कारण है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो काफी अच्छी पूछी जाती है। हालांकि पिछले साल इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन काफी टाइम से इनके कुछ वेटेज तो बना हुआ है। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इनमें भी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना वो है किसका, फिनॉल का। फिनॉल के क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूं खूब पूछे जाते हैं, तो स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस तो ज्यादा पूछे ही गए हैं। फिनॉल के क्वेश्चन, उसके बाद अल्कोहल, ईथर के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड दोनों के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं,
है ना। हार्मोन्स वगैरह थोड़ा कम पूछते हैं, विटामिन थोड़ा कम पूछते हैं, पर फिर भी चैप्टर में वो चीजें छोड़नी नहीं है ना। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, अमीनो एसिड की तो सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ के जानी है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल्स की इनके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें जीओसी में मैंने जैसा बता ही दिया है आपको कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो भी इसी में हम लोगों ने इंक्लूड किए। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के ज्यादा पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे नहीं, मतलब पूछे जाते हैं, जिसमें SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के बारे में ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमर। अब पॉलीमर का इतना वेटेज नहीं है ना। ऐसा तो लगता है कि पॉलीमर तो यार ऐसा छोटा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी का छोटा सा चैप्टर, जिसको अच्छी तरह से पढ़ लो तो पॉसिबिलिटी बन जाती है जो क्वेश्चन आएगा उसको करने की, तो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीमर्स में से, तो इसे भी मत छोड़ो। नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन और अमीन्स की रिएक्शन, इनके क्वेश्चंस भी पूछे गए, लेकिन एक ही क्वेश्चन आया है ना। अब 17 साल में एक ही क्वेश्चन आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया होगा किसी और चैप्टर में, कारण क्या रहा कि कोई ना कोई ऐसे रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है या अल्कोहल से रिलेटेड है, इस कारण से हम लोगों ने उन चैप्टर्स में इनको इंक्लूड कर लिया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैंने कहा कि ये तो अभी कुछ ही सालों से ही इंक्लूड की गई है सिलेबस में, इसलिए इनके क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, लेकिन अब तो इनके क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी है, ये मैं ये तो कह रहा हूं कि एल्डिहाइड क्वेश्चन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है अभी तो, आज की डेट में तो, ठीक है। फिर भी एनालिसिस तुम्हें होगा ध्यान में, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रख पाओगे एग्जाम में किस सीक्वेंस में जब जरूरत हो आपको तो रिवीजन किसका ज्यादा करें। हाँ, टफनेस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये भी वैसे तो फैकल्टीज के लिए, तो टीचर्स के लिए तो ऐसा लगता है ना कि सारे क्वेश्चन इजी हैं, ऐसा नहीं होता। हम भी क्वेश्चंस देख के पहचान लेते हैं कि हाँ यार ये स्टूडेंट के लिए एक एवरेज से अबव, क्योंकि एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले के लिए एवरेज स्टूडेंट के लिए तो मैं बात नहीं करूंगा, एवरेज से अबव जो स्टूडेंट है उसके लिए वो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है, ऐसा ध्यान में रख के हम भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने अनुभव के आधार पर ये एनालिसिस कर सकते हैं। फिर भी ये एनालिसिस टीचर टू टीचर वेरी करता है ना, चेंज होता है। सबसे पहले बात करें इजी लेवल के क्वेश्चंस की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन से क्वेश्चन इजी लेवल की कैटेगरी में आए होंगे, तो 47 क्वेश्चंस को छोड़ो, आप तो परसेंटेज से ध्यान दो, लगभग 23% क्वेश्चन इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे, है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन 54% जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल की कैटेगरी के थे। एडवांस टफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल 22% के आसपास से क्वेश्चन टफ थे। तो कहने का मतलब यह है कि इजी को और मॉडरेट क्वेश्चंस को अगर स्टूडेंट पकड़ ले, जैसा अभी सर ने भी कहा कि अगर इन क्वेश्चन को पकड़ ले तो सिलेक्शन और अच्छी रैंक भी, हाँ 100 टॉप 100 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 100 के लिए तो जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी नहीं छोड़ना होता है, पर फिर भी एक अच्छी, एक रेस्पेक्टिव जो रैंक है वो भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को करके लाई जा सकती है। लेकिन यही तो कला है कि आप एग्जाम में कैसे पहचानोगे कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा मॉडरेट लेवल का है और कौन सा टफ है। तो इसीलिए तो साल भर आपकी एग्जाम लेकर प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये याद रखना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो बिल्कुल शांत मन से एग्जाम दो, आप पहचानो यार क्वेश्चंस को, कौन सा इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो इन क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है। मॉडरेट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट गलतियां कर देता है जल्दबाजी के कारण, जबकि मॉडरेट क्वेश्चन अगर ध्यान से शांत मन से अगर किया जाए तो वो छूटता नहीं है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने बहुत की होती है। ये जो क्वेश्चन है टाइम बर्बाद करने वाले, ऐसा नहीं है कि ये आपसे नहीं हो सकते, लेकिन ये आपका टाइम किल कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए इनको पहचानो, ये शत्रु हैं तुम्हारे, इनको पहचानो, ध्यान पहले इन क्वेश्चन पे दो। हाँ, जब यहां से फ्री हो जाओ तब जो टफ क्वेश्चन है उनको पीछे लो, वहां चैलेंज तब ले सकते हो,
ठीक है, एग्जाम में तो ऐसा चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए, घर बैठ के खूब टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते, लेकिन आज की डेट में एग्जाम से पहले या एग्जामिनेशन हॉल में इनके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तभी आप इनके पीछे पढ़ोगे जब इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप सभी कर चुके हो कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये तो थी सारी एनालिसिस जो आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखी है। इससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। ऑल द बेस्ट जेईई एडवांस के लिए।